हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो बेटा आज हम शुरू करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। पॉइंट इज ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बेटा ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां आपसे केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन पूछे ना जाएं। अगर हम बात करते हैं 10th सीबीएसई बोर्ड की, एज सच आपको चैप्टर नहीं मिलेगा, बट आपके दो चैप्टर हैं, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल और कार्बन एंड कंपाउंड, उसमें इसका डाटा पूरा स्कैटर करके रखा हुआ है। और अगर मैं बात करती हूँ 10th आईसीएसई बोर्ड की, तो वहां पे तो इसका पूरा डेडिकेटेड एक चैप्टर मिलेगा आपको केमिकल बॉन्डिंग। इवन बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं, जैसे एनडीए का रिटन एग्जाम है, वीएलडीए 10th एग्री, बहुत सारे एग्जाम हैं, इसमें आपके केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में बेटा हमें सबसे पहले पढ़ना है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम नॉर्मल एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ए और बी एटम अगर आपके पास में है तो उनमें केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। द मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनको पास पास में लेके आ रही है, दैट इज सिंपली योर केमिकल बॉन्ड। क्लियर है। अब मुद्दा इज ये पास पास में आ ही क्यों रहे हैं एटम। ठीक है, एटम पास पास में आने का रीजन होता है इनकी स्टेबिलिटी का। ये स्टेबल होने के लिए पास पास में आ रहे हैं और केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं बेटा। ठीक है, अब स्टेबिलिटी की क्या डेफिनेशन है मैम। ठीक है, स्टेबिलिटी की डेफिनेशन है, ये लोग देख रहे हैं अपने आसपास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो नोबल गैस है ना, ये बढ़िया स्टेबल है। ऐसा इस नोबल गैस के पास में क्या है जो हमारे पास में नहीं है। नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या होता है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये सभी नोबल गैसेस में एक्सेप्ट योर हीलियम। हीलियम के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, बिल्कुल नोबल गैसेस की मिमिक्री करते हैं कि भाई किसी जुगाड़ से हमारे आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए और हम भी नोबल गैस की तरह क्या हो जाए बेटा, स्टेबल हो जाए। तो बिल्कुल यही चीजें हमें पढ़नी है। केमिकल बॉन्डिंग में हमें सबसे पहले पढ़ना है केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन योर एटम्स और आयन, जिनसे वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाए। ठीक है, स्टेबल मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी फैक्टर है इसका मतलब तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में। यस, केमिकल बॉन्ड का जो कॉज है, जो रीजन है, दैट इज टू अचीव दी स्टेबिलिटी। और ये स्टेबिलिटी कैसे अचीव की जाएगी, बाय एक्वायरिंग दी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। उस एलिमेंट के पास में जो भी नोबल गैस होगी बेटा, वो उसी की तरह मिमिक्री करेगा, वही वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश करेगा। जैसे कि लिथियम है। ठीक है, लिथियम से पहले हम हाइड्रोजन के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो उसके नियरेस्ट कौन सी नोबल गैस है, दैट इज हीलियम। तो वो क्या करना चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा और हीलियम बनना चाहेगा। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट लिथियम, लिथियम में की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या आएगी 2,1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 3। तो 2,1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। अब नियॉन जितना दूर तक जाना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि नियॉन की नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8। आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन करना लिथियम के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,1, बाहर वाली शेल में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तब जाके आपके पास क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो लिथियम लगाता है एक सिंपल सा जुगाड़ कि यार 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता हूं, नियॉन बनने की जरूरत नहीं है, मैं बैक चाहूंगा किसके पास में, हीलियम के पास में। हीलियम जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है आपका लिथियम। ठीक है, तो यही बेसिक से फंडे हमें पढ़ने हैं। जैसे हमारे पास टॉपिक आता है वैलेंसी। वैलेंसी बेसिकली क्या होता है आपके पास, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि एटम को कितना कंबाइन करना पड़ेगा, कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे कि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं लिथियम। लिथियम के लिए मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज करेगा क्या बन जाएगा बेटा, हीलियम बन जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। सेम गोज विद योर बेरिलियम एंड बोरोन। ये क्या करेंगे, इनकी वैलेंसी हो जाएगी 2 और बोरोन की वैलेंसी हो जाएगी आपके पास में 3। धीरे धीरे आप देखेंगे कार्बन तक जाते जाते आपकी वैलेंसी इंक्रीज होती जा रही है 4 तक। एंड देन नाइट्रोजन पे जैसे पहुंचेंगे हम, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, 2,5। अब 5 के लिए नियॉन तक पहुंचना इज इजी टास्क। ठीक है, आपको क्या करना है, बाहर वाली शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन लेके आने हैं। तो क्या करने पड़ेंगे, 3 गेन करने पड़ेंगे, 5 लूज नहीं करने वाला नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करके, मतलब 3 बॉन्ड बना के बेसिकली क्या बनना चाहेगा, नियॉन बनना चाहेगा। नियॉन ऑलरेडी स्टेबल है, 0 क्यों लिखा है मैम, क्योंकि बेटा बॉन्ड क्यों बनाएगा, क्यों किसी के साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, स्टेबल। सारी दुनिया इन जैसा बनना चाहती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टेबल है। चलो
नेक्स्ट है आपके पास में आयंस। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आयंस क्या होते हैं? जैसे एटम है, एटम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, और इससे वो क्या बन जाते हैं? चार्ज स्पीशीज बन जाते हैं बेटा। ठीक है, अगर आपके एटम ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसे हम कह देते हैं बेटा केटाइन। अगर आपके पास में कोई एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है। गेन करेगा तो उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? अनायन कहते हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी आपकी आयन की। दैट इज दो पार्ट में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उसे केटाइन कहते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है बेटा तो उसे हम एनायन कहते हैं। चले, अब अपने पास मेन टॉपिक आता है हमारा केमिकल बॉन्डिंग का, दैट इज टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। और आज के सेशन में हम करेंगे आयोनिक बॉन्ड बेटा, और नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये कौन कौन से बॉन्ड है मैम? ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड के अंदर हमें दो तरीके के बेसिकली बॉन्ड्स पढ़ने हैं। एक ऐसे जो बनते हैं जब कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, दूसरा हमें पढ़ना है जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ठीक है, अब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं बेटा, उन्हें कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का ही दूसरा नाम है दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड लिखेगा, लेकिन बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, यही तो है, सेम है। आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सेम थिंग। ठीक है, और ऐसे बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। अब शेयरिंग क्या है? दो तरीके की हो सकती है। ठीक है, या तो आप बराबर शेयर करो, ठीक है, एक मैं इलेक्ट्रॉन लाऊं, एक तू लेके आ भाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? इक्वल शेयरिंग। दूसरी शेयरिंग कैसी होती है? अनइक्वल शेयरिंग, कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन मैं लेके आ रही हूं, फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो एक इक्वल शेयरिंग होती है और एक अनइक्वल शेयरिंग होती है। इक्वल शेयरिंग से आपके पास बनते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, और अनइक्वल शेयरिंग से बनते हैं बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का हमारा टारगेट है दैट इज आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कैसे बना है? आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है बेटा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे कि मैम आ जाओ देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल लेते हैं बेटा NaCl। क्या लेते हैं? NaCl। चले, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर सभी बच्चों को पता है दैट इज 11, है ना? तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? शाबाश, जल्दी बताएं मुझे। दैट इज 2,8,1 ऐसा। ठीक है, और एक आपके पास है क्लोरीन एटम। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8,7। ठीक है, अब सोडियम क्या है? जुगाड़ू बनता है, कह रहा है यार मेरे को क्या करना है, अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 चाहिए। ठीक है, लेकिन फिलहाल कितना है? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। 8 इलेक्ट्रॉन लेके आने मतलब 7 और चाहिए हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए हैं। जो 7 इसको कोई नहीं देने वाला बेटा, जिसके पास ऑलरेडी 7 हो गए वो किसी से एक गेन करके खुद का ऑक्टेट पूरा करेगा। क्लियर है? तो सोडियम क्या करता है कि भाई मेरे को इस आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन करना तो इम्पॉसिबल सी चीज हो जाएगी, है ना? तो क्या करेगा? ये इस एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली लूज कर देगा कि बस तू निकल जाए यहां से। क्यों? क्योंकि अब मेरी बाहर वाली शेल कौन सी हो जाएगी? सेकंड वाली, और इसमें ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इसको किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, क्लोरीन क्या करता है? इसको पता है कि मेरे बाहर वाले शेल के अंदर कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ हो जाए तो हम क्या बना लेंगे? ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। जो इसकी हेल्प कौन करता है? सोडियम ऐसी हेल्प करता है। क्लियर है? सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ। तो जहां पे भी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखेगा आप कौन सा बॉन्ड कहेंगे? आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। अब इसका एक सिंपल सा जुगाड़ है। हमें कैसे पता चलेगा मैम कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है? एक सिंपल सी ट्रिक है बेटा, जहां पे भी आपको मेटल और नॉन मेटल में बॉन्ड बनता हुआ दिखे ना, तो वहां पे मान लेना कि आपका आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। कैसे? आओ देखो फटाफट। मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? बताएं फटाफट।
मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। कैसे होते हैं? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है। नॉन मेटल की काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करना। हमें ऐसे ही बंदे चाहिए थे आयनिक बॉन्ड के लिए कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करे। आयोनिक बॉन्ड, आयन से मिलके बनने वाला बॉन्ड इज आयोनिक बॉन्ड बेटा। एक कैटायन बनेगा, एक एनायन बनेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन से आपस में पास पास आ जाएंगे और आपके आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। इसीलिए तो इसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। समझे? चले, अब आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कह रहा है कि ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक टर्म बोली इसने। टर्म क्या है बेटा आपके पास में? कि जो आयोनिक बॉन्ड बनता है उसमें आप जो मेटल लेते हो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। अब व्हाट इज दिस आयोनाइजेशन एनर्जी मैम? आयोनाइजेशन एनर्जी को समझो कि अगर आप आइसोलेटेड गैसियस एटम लेते हो, आइसोलेटेड गैसियस एटम के सबसे बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात चल रही है और उसमें सबसे बाहर वाले शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करने के लिए, क्या करने के लिए? रिमूव करने के लिए दी जाने वाली एनर्जी इज आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? मेटल कैसे होने चाहिए भाई? जो फटाक से इलेक्ट्रॉन लूज कर दें। क्लियर है? जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वही तो नॉन मेटल गेन कर रहा होगा। अगर मेटल ही इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है इजीली तो नॉन मेटल गेन नहीं कर पाएगा, इससे आपके आयंस नहीं बनेंगे। तो आयंस को बनाने के लिए कैटायन का बनना बहुत जरूरी है, इजीली बनना चाहिए। इजीली कब बनेगा? जब ये दी जाने वाली एनर्जी क्या हो बेटा? कम हो। मतलब ज्यादा नखरे नहीं होने चाहिए आपके एटम के कि थोड़ी सी एनर्जी मिले और फटाक से इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? रिमूव कर दे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज बेसिकली मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड जिससे आप अपनी आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा दें। क्लियर है? मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम से कम होनी चाहिए। दूसरा हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है यहाँ कि भाई इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हाई होनी चाहिए। अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है सुनो ध्यान से। सेम कहानी, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसके सबसे बाहर वाली शेल के अंदर आपको क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद एक एनर्जी रिलीज होती है। इस रिलीज्ड एनर्जी को हम क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। सिस्टम हमेशा स्टेबल होता है जब एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। तो रिलीज्ड एनर्जी हमेशा ज्यादा ही होनी चाहिए एज कंपेरेटिव टू द प्रोवाइडेड एनर्जी। तो आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्टेबल बनेगा अगर आयनाइजेशन एनर्जी आप मेटल की क्या लें? लो से लो लें। और अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई से हाई जा रही है नॉन मेटल की तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, क्योंकि सिस्टम क्या करेगा? स्टेबल हो जाएगा आपका। चले, नेक्स्ट है आपके पास में लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ऑब्वियस ही बात है आपके पास में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो भी क्या होना चाहिए बेटा? ज्यादा होना चाहिए टू फॉर्म अ स्टेबल आयोनिक बॉन्ड। अब आपके आयनिक कंपाउंड जो है उनके एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास आ रहा है NaCl, MgCl2, ठीक है, और आपके पास में ऑक्साइड्स भी हैं। मैग्नीशियम का ऑक्साइड्स आप ले सकते हो, सोडियम का ऑक्साइड ले सकते हो, सारे के सारे क्या है? आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब इनमें आपको क्या करना है? इसका आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होते हैं? लुईस ने क्या कहा कि तुम क्या करो, सबसे बाहर वाली शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनको रिप्रेजेंट कर दो। क्यों? क्योंकि अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्लियर है? बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही आपको क्या करना है? इस स्ट्रक्चर के अंदर रिप्रेजेंट करना है बेटा, ठीक है। सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर आपको पता है, अभी हमने लिखा था 11 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो क्या बनेगा? 2,8,1, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, डॉट लगा दिया। इस इलेक्ट्रॉन को आपने क्या करना है? डॉट से रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। अब क्योंकि एटम अलग है, क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो 2,8,7 7 बाहर के शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 7 हमने नोट कर दिए बेटा, ठीक है। आ जाओ, अब इनमें क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सोडियम क्या करता है? अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा क्लोरीन के, भाई तू रख, मुझे मत दिखा इसको, मैं ऑलरेडी स्टेबल हो गया हूं नियॉन बन के। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके पास बन जाता है बेटा आयनिक बॉन्ड इन NaCl। क्लियर है? अब आपको कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज पढ़नी है आयनिक बॉन्ड की, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए।
क्या कह रहा है, सबसे पहला कह रहा है जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आप इमेजिन कर सकते हो मधुमक्खी के छत्ते से, ठीक है, जैसे वो क्या होते हैं, बिल्कुल इस तरीके से होल से बना के रहते हैं। यही होता है आपके पास में स्ट्रक्चर ऑफ योर सॉलिड, कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन, इस तरीके से पूरी लेटिस बना के रहता है, ठीक है। लेटिस मतलब मधुमक्खी के छत्ते से रिलेट आप इसको कर सकते हो। NaCl अकेला नहीं बैठा कि NaCl बात खत्म, NaCl बन गया मैं, ये रहता है आपके पास में इस तरीके से लेटिस बना के, क्लियर है, जिसमें आपके पास में लेट से ये Na है, ये Cl है, फिर अगला NaCl, तो इनके बीच में भी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक NaCl मॉलिक्यूल एक NaCl मॉलिक्यूल के बीच में भी अच्छी खासी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, क्लियर है। इस अच्छी खासी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही आपने क्या कहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। इसी की वजह से ही तो आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, काफी हाई होता है। क्लियर है सभी को? चले, हाई क्यों होगा? क्योंकि भाई इसको मेल्ट करने के लिए आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में आता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर नॉट वेरी गुड कंडक्टर इन योर सॉलिड स्टेट। अब मुद्दा इस कंडक्टर्स को कैसे डिफाइन करें। किसी भी सब्सटेंस को अगर आपको अच्छा कंडक्टर कहना है तो उसके पास में दो चीजों में से कोई भी एक चीज प्रेजेंट होनी चाहिए। या तो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेके आओ या फिर फ्री आयंस लेके आओ। ना मैम ने इलेक्ट्रॉन कहा है, ना मैम ने आयंस कहा है, मैम ने कहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री आयंस। यस, फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस होंगे तभी आप उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को क्या कहेंगे कि अच्छा कंडक्टर है। अभी हमने डिस्कस किया था कि सॉलिड स्टेट के अंदर जो आपका NaCl मॉलिक्यूल है वो आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंडेड है, तो ये आयंस तो प्रेजेंट है लेकिन ये फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं है। ऐसे नहीं है कि NaCl अलग अलग पड़े हैं, इनमें क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करती हूं बेटा इनके मोल्टन स्टेट की, किसकी, मोल्टन स्टेट की, या फिर हम बात करते हैं इनकी एक्वा स्टेट की, मतलब आपने इनको पानी के अंदर घोल लिया है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो आपको पता है कि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास में होते हैं, लिक्विड में थोड़े और दूर हो जाते हैं, इनका इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अब ये कंडक्टिविटी करने लग जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपके पास में कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। मतलब क्या है, आपको एक टर्म याद रखनी है, दैट इज लाइक डिसोल्व्स लाइक, जो जैसा होता है वो वैसे में ही घुलता है। आयनिक कंपाउंड है तो उसमें आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट भी वही होता है, पोलर का मतलब होता है जिसमें दो पोल्स क्रिएट किए जा सकते हो, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव के फॉर्म में, क्लियर है। जैसे कि पानी हो गया, जैसे कि अल्कोहल हो गया, तो पोलर सॉल्वेंट्स में आपके आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं और वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुलते हैं। नेक्स्ट आपके पास में लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज जो आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक बॉन्ड होते हैं आपके वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं नेचर में। नॉन डायरेक्शनल का मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं है कि इसी एंगल पे आओगे कैटायन, इसी एंगल पे एनायन आएगा तब जाके बॉन्ड बनेगा, नहीं भाई, ये ऑपोजिटली चार्ज आयंस है। ऑपोजिटली चार्ज आयन को आप किसी भी तरीके से जोड़े वो अपने आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्ड बनाने ही वाले हैं, तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है नेचर में। आई होप बेटा आपको आयनिक बॉन्ड क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। तो बेटा इस क्लास के अंदर हमने आयनिक बॉन्ड को कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और कंप्लीट करेंगे हमारे कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थैंक यू।